दोस्तों वेलकम बैक टू दिस चैनल। बहुत समय के बाद इस चैनल पर एक वीडियो बनाई जा रही है। तो दोस्तों जो आज की वीडियो है वो उन एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, जो लोग एचपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आप लोगों में से बहुत सारों ने ये क्वेश्चन बहुत बार किया है कि दीदी इंग्लिश वीक है, इंग्लिश के लिए कुछ बताओ। ठीक है। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले। तो जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है मैं उसके हिसाब से आपको बताऊंगी कि मैं भी एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी हुई हूँ। तो इंग्लिश मेरी बहुत ज़्यादा वीक थी, इवन अभी भी है। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जो आपको इंग्लिश तैयार करनी है, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप उसको कुछ इस तरह से तैयार कर सकते हो जिस तरह की मैंने की। क्योंकि मेरी इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक थी, आज भी है। लेकिन तब भी अगर हम चाहें तो जो कुछ टॉपिक्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं उनको हम किस तरह से कवर करते हैं या मैंने किस तरह से कवर किए थे, तो आज उसी पर वीडियो बनाने जा रही हूँ। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगी जो लोग इंग्लिश में मेरी तरह थोड़े कच्चे हैं, कि वो किन टॉपिक्स पर थोड़ा-सा काम करें जिससे कि वो इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि इस बार एचपी पुलिस का एग्ज़ाम में इंग्लिश का हो सकता है पहले जो 16 क्वेश्चन आते थे वो 18 या 20 आएँ। तो इंग्लिश आपको फिर भी हर हालत में करनी पड़नी ही पड़ेगी। तो आज बात करते हैं इंग्लिश के टॉपिक्स के बारे में और इंग्लिश को किस तरह से कवर करें या इंग्लिश को किस तरह से पढ़ें कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप अच्छा स्कोर कर सको। देखिए मैंने आप लोगों के लिए स्पेशल एक पेज तैयार किया है कि मैं किस तरह से इंग्लिश की तैयारी की थी, क्योंकि इंग्लिश मेरी बहुत ज़्यादा वीक थी। तो आज आप लोगों के लिए भी मैंने ये तैयार किया है कि जो अभी शुरुआती इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं या जिनकी इंग्लिश बहुत वीक है। बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे उन्होंने इंग्लिश को छू भी नहीं रखा होगा क्योंकि उनकी इंग्लिश बहुत वीक है। क्योंकि मैं भी इंग्लिश की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी, लेकिन जो आपका एग्ज़ाम है उसमें इंग्लिश और मैथ ये सब्जेक्ट ऐसे हैं जो लगभग हर तीसरे व्यक्ति के कमज़ोर होते हैं। तो जिसने इनमें पकड़ हासिल कर ली वो आराम से मेरिट में ऊपर चला जाएगा। तो आज इसी टॉपिक पे आज बात करते हैं कि इंग्लिश को किस तरह से कैसे करना। तो देखिए सबसे पहले इंग्लिश में आपको सबसे पहले करना क्या है, आपको टेंसेस जो कि आपको आने ही आने चाहिए। तो आपको टेंसेस की तैयारी कर लेनी है। उसके लिए आप किसी भी इंग्लिश ग्रामर को ले सकते हैं या स्कूल के किसी भी स्टूडेंट के जो कि 8th 9th इस क्लास में पढ़ता हो। यहाँ पे आपको बेसिक टेंस आपको वहाँ से समझ आ जाएँगे कि टेंस किस तरह से करने हैं, ठीक है? इसके अलावा आप कोई इंग्लिश का ग्रामर भी ले सकते हैं जहाँ से आप टेंस कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो आपने टॉपिक इंग्लिश के लिए करना है वो आपने अपने टेंस को तैयार करना है। टेंस करने के लिए आपको वर्ब बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपको वर्ब्स नहीं आएँगे आप टेंस भी नहीं कर पाएँगे। तो इसके साथ-साथ आपको वर्ब्स भी करने हैं। जैसे 3 फॉर्म ऑफ वर्ब्स हमारे को स्कूल में करवाए जाते थे, कि जैसे डू, डिड, डन, ठीक है? और इसी तरह से एग्री, एग्रीड, एग्रीड की फर्स्ट फॉर्म क्या है, सेकंड फॉर्म क्या है और थर्ड फॉर्म क्या है। तो टेंस के साथ-साथ आपका वर्ब भी हो जाएगा। वर्ब जो कि आपका सिलेबस में है, वो भी आपका इसके साथ कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको टेंस सबसे पहले आपने, अगर आपको इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता है अभी, तो आप इन चीज़ों को सबसे पहले करना शुरू कर दें, टेंस को और वर्ब को, ठीक है? उसके बाद देखो हम लोग स्कूल में भी क्या करते हैं, जो हमारा जो हिंदी का ग्रामर होता है, अब मैं आपको अगर बात करूँ हिंदी के लिए, तो हिंदी और इंग्लिश ग्रामर दोनों एक जैसे हैं। लेकिन आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो हिंदी ग्रामर में बिल्कुल एकदम विद्वान हैं और इंग्लिश के बारे में वो समझ ही नहीं पा रहे हैं। जब आप इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करके लिखोगे, तो आपको समझ आ जाएगा कि जो हिंदी है वही इंग्लिश है, ठीक है? मतलब जो आप हिंदी में पढ़ रहे हो। अब जैसे कि आपको इंग्लिश में बोल दिया कि आपने नाउन करने हैं और आपको हिंदी में बोल दिया कि संज्ञा करनी है। तो जो हमारे को सेकंड क्लास में सबसे पहले सिखाया जाता था, वो सबसे पहले हम संज्ञा ही याद करते थे। किसी व्यक्ति, वस्तु, जाति अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, ठीक है? तो इंग्लिश में भी कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु है, कोई जाति है, कोई स्थान है, ठीक है? तो ये भी क्या होगी, नाउन ही होगी। तो आपको नाउन भी करना है साथ में। तो ये इतना ईज़ी है, इसको कोई ज़्यादा भूत बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि यार बहुत टफ चीज़ें हैं। क्योंकि मैंने भी यही चीज़ें जब मैंने हिंदी में लिख के की थी, तो मेरे लिए ये सब कुछ आसान हो गया था। तो मैं आप लोगों को भी यही बोलूँगी कि अगर आपकी इंग्लिश टफ है तो मुझे यकीन है कि आपकी हिंदी काफ़ी बेहतरीन होगी। तो
आप इंग्लिश को हिंदी में समझ के करें तो आपके लिए ये आसान हो जाएगी, ठीक है? तो जैसे कि यहाँ पे बात कर रहे हैं हम संज्ञा की, यानी कि नाउन की। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ये आपको आने चाहिए। 9 टॉपिक्स आपको मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। यहाँ तक जो मैंने आपको 9 टॉपिक लिख रखे हैं, ये आपकी इंग्लिश में बहुत मदद करने वाले हैं, जो कि आप आगे कर चल के इंग्लिश के लिए प्रिपरेशन करेंगे। और ये इनमें से भी आपको कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। कोई आपको लाइन दी होगी, वहाँ पे आपको बताया जाएगा कि इनमें से एडवर्ब को सिलेक्ट करें। तो उस पूरे सेंटेंस में से जो एडवर्ब होगा वो आपने सिलेक्ट करना है। तो एडवर्ब आपको तब पता होगा जब आपने एडवर्ब के बारे में पढ़ाई की होगी, या एडवर्ब क्या होते हैं वो आपने पढ़ा होगा। तो एडवर्ब कुछ नहीं होते दोस्तों, क्रिया विशेषण होते हैं। एडजेक्टिव क्या होते हैं? विशेषण, जो किसी सेंटेंस या किसी वाक्य की विशेषता को प्रकट करते हैं, उसे विशेषण कहते हैं। तो इंग्लिश में भी सेम वैसा ही होगा कि कोई एक सेंटेंस दिया होगा, उसमें जो उस सेंटेंस की जो विशेषता आपको बता रहे हैं, उस सेंटेंस को पहले आपने हिंदी में कन्वर्ट कर लेना है। जो उसकी विशेषता बता रहे हैं वही एडवर्ब है, ठीक है? तो आपने सबसे पहले आप टेंस को करें, इसी के साथ साथ आपने नाउन यानी कि संज्ञा, ये आपने पढ़ लेनी है। इसके आपने नोट्स बना लेने कि संज्ञा में क्या क्या चीज़ें आती है, ठीक है? समझना है इन चीज़ों को लिख के, और बुक से जो भी आप, या फिर आप यूट्यूब से इन टॉपिक्स को लेकर अलग से आप नोट्स बना सकते हैं, कि जिसमें आपने पहला टॉपिक नाउन डाल दिया, फिर आपने प्रोनाउन डाल दिया। प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम, ठीक है? उसके बाद आता है आपका एडजेक्टिव। एडजेक्टिव यानी कि विशेषण, जो किसी वाक्य की विशेषता को प्रकट करता है, ठीक है? फिर आता है एडवर्ब, ठीक है, क्रिया विशेषण। उसके बाद आता है वर्ब यानी कि क्रिया, जो कि मैंने आपको बताया कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ये आपने कम से कम 100-150 याद कर लेने हैं। कुछ तो हम लोगों को स्कूल टाइम में भी रटाए होते हैं, लेकिन आपको ऐसे भी लर्न कर लेने हैं, क्योंकि ये आपकी टेंस में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। क्योंकि टेंस में आपकी कई बार होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, कई बार वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, वो भी रूल के अकॉर्डिंग। तो आपने जो टेंस के रूल है वो दोस्तों याद कर लेने हैं, ठीक है? उसके बाद आता है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन क्या होता है? संबंध सूचक अवयव, यानी कि ऑन, विद, जो कि आपके एक सेंटेंस में लगते हैं। उसमें जो आपके सेंटेंस को जोड़ते हैं या उसमें लगते हैं, कि ही गो विद राम, या जो कुछ भी है, जो विद यानी कि साथ, ऑन यानी कि ऊपर, इस तरह के जो शब्द है वो होते हैं प्रेपोजिशन। तो इससे रिलेटेड भी आपको सारे रूल्स याद कर लेने हैं, कि कहाँ ऑन लगता है, कहाँ विद लगता है, कहाँ इन लगता है, कहाँ एट लगता है, ठीक है? अगर आपने इसके रूल्स सारे याद कर लिए, मतलब आपने इनके सबके आपने रूल्स याद करने हैं, कि कहाँ कहाँ यूज होते हैं, कहाँ नहीं, ठीक है? ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के पहले लगाया जाता है, वो क्या होते हैं? प्रेपोजिशन। इनके भी अलग अलग रूल्स होते हैं। कुछ शब्दों के साथ लगते हैं, कुछ के साथ नहीं लगते हैं, कुछ के साथ ऐसा होगा कि स्पेसिफिक यही लगेगा, ठीक है? तो वो आपको रूल्स प्रेपोजिशन में मिल जाएंगे। इसको आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हो, प्रेपोजिशन के रूल्स निकाल सकते हो आप यूट्यूब से, गूगल से निकाल सकते हो, या किसी बुक से आप प्रेपोजिशन के बारे में पूरा पढ़ सकते हो, ठीक है? टॉपिक वाइज कवर करना है, कि आज आपने नाउन कर लिया, नाउन के साथ ही आपने प्रोनाउन कर लिया, फिर आपने एडजेक्टिव और एडवर्ब साथ में कर लिए, फिर वर्ब और प्रेपोजिशन साथ में कर ली। वर्ब तो आपको खैर डेली ही लर्न करनी पड़ेगी, अगर आपने अभी तक लर्न भी नहीं किए। उसके बाद प्रेपोजिशन हो गया। उसके बाद आता है आपका कंजक्शन, ठीक है, संयोजक अवयव, जो किसी मतलब एक सेंटेंस है आपका, यानी कि 2 सेंटेंस है, उनको आपस में जोड़ता है, कि राम जा रहा था और शाम भी उसके साथ आ गया। उसको आप इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिखते हैं जब, तो यहाँ पे आप एंड और बट, ये सारे आपके क्या है? कंजक्शन। तो ये आप जब इंग्लिश में करोगे तो आपके लिए और ज़्यादा आसान रहेगा। जो लोग जिनकी इंग्लिश बहुत ख़राब है, वो इस चीज़ को, अगर आप इन रूल्स को आप फॉलो करोगे, कि आप उसको इंग्लिश को हिंदी में रिपीट करके और इन टॉपिक्स को पहले पढ़ के करोगे, तो आपके लिए बाद में इंग्लिश करना बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद आता है आपका इंटरजेक्शन, विस्मयादि बोधक। बोलते ना, अरे हे अरे, ये क्या हो गया, ओ माई गॉड, वो यही है ओ माई गॉड, विस्मयादि बोधक, ठीक है? इंटरजेक्शन। इसके भी आप रूल्स चेक करें, फिर वही बात बुक्स में चेक करें, या कहीं पे भी चेक करें, आप यूट्यूब पे चेक कर लो, या आप किसी टीचर के पास पढ़ रहे हैं तो उनसे पूछ ले, सर इसमें क्या क्या रूल लगते हैं, क्योंकि आपको एग्जाम में रूल बेस पे ही आएगा, ठीक है? तो अगर आपने रूल लर्न कर लिए, या आपको रूल एक बार याद हो चुके हैं, तो आपको दोबारा कभी दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद आता है आपका दोस्तों आर्टिकल्स। आर्टिकल्स में क्या आता है आपका?
ए एन द। हमारे पास इस दुनिया में सिर्फ 3 ही आर्टिकल है, वो है ए एन द। ये ए किस किस के साथ लगता है, एन किस किस के साथ लगता है, द किस किस के साथ लगता है, इसके लिए आपको फिर से रूल्स चेक करने पड़ेंगे। और रूल्स के लिए मैंने आपको फिर से बता दिया, या बुक से रूल चेक करो, या फिर आप किसी यूट्यूब चैनल पर, अच्छे यूट्यूब चैनल जो कि आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में समझा सके, वहाँ से। क्योंकि आपको कुछ वर्ड्स ऐसे आएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकते हैं, जहाँ पे आपको एक ब्लैंक दिया होगा, आगे पूरा सेंटेंस लिखा होगा, तो आपको उसमें आर्टिकल पुट करना है, ए एन या द में से। देखो अब जैसे एन है, एन हमेशा इन्हीं के साथ लगता है, ए ई आई ओ यू के साथ, ठीक है। जो फर्स्ट के शब्द होंगे ए ई आई ओ यू से शुरू होते हैं। तो ये सब कुछ आप जब रूल के साथ चलोगे तो आपको ये चीज़ें पता लग जाएगी कि कौन सा आर्टिकल कहाँ यूज़ करना है। जब आपका ये सब कुछ हो जाए साथ में, उसके बाद आप वॉइस कर सकते हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। ये आपके वैसे टेंस के साथ भी हो जाएंगे, लेकिन मैंने आपको बताया कि आपको क्रिया यानी कि वर्ब टेंस के साथ ज़रूर करनी है, ठीक है। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको एक्टिव वॉइस आया होगा एग्जाम में, तो आपने उसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो वो आप तभी कर पाओगे जब आपने एक्टिव पैसिव वॉइस किए होंगे और इसके रूल्स आपको पता होंगे। तो इन सबको अलग अलग टॉपिक समझ के इनकी अलग अलग बाकायदा नोट्स बनाएं जो आपके एग्जाम में भी काम आए। और इस तरह के किस तरह के प्रश्न एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशन, टेंस, नाउन, प्रोनाउन इनसे पूछे जाते हैं, उनकी एक अलग से आप नोट डाउन कर सकते हैं कि क्या कैसे आता है, ठीक है। क्योंकि मैंने भी ऐसे ही किया था, इंग्लिश मेरी बहुत वीक थी। साथ में अब आपको नरेशन भी करने हैं, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। इसके नॉर्मल कुछ रूल्स होते हैं गाइज, जो डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच है। कि डायरेक्ट स्पीच यानी कि मैंने आपके पास कोई बात बोली, ठीक है, आपने मेरी बात जब किसी तीसरे इंसान के पास बोली, तो आप उसको मैंने किस तरह से वो बोली थी, आप उस तरह से उसको समझा रहे हैं, वो होते इनडायरेक्ट स्पीच। यानी कि मैंने आपको कोई बात बोली, आपने वो बात किसी और को बोली कि वो ऐसा बोल रहा था, तो वो होगी इनडायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में किस तरह से बदलते हैं, उसके लिए भी कुछ रूल्स होते हैं, वो भी आपने पढ़ लेने हैं, नोट डाउन कर लेने हैं कहीं से भी, और उसके नोट्स अच्छे से बना लेने हैं, ठीक है। हो गया आपका लगभग आधा ग्रामर, ठीक है। ये सब कुछ आपको आ गया तो आपका आधा ग्रामर कंप्लीट है, जो कि इंग्लिश का, जो कि आप बोलते हैं कि समझ नहीं आ रहा है। हो सकता है आपको 2 क्वेश्चन नरेशन से आ जाए, 1 क्वेश्चन वॉइस से आ जाए, 1 क्वेश्चन टेंस से आ जाए, 1 क्वेश्चन आर्टिकल का पड़ जाए, कुछ कंजक्शन पड़ जाए, कुछ वर्ब पड़ जाए, एडवर्ब पड़ जाए। तो इसी तरह से गाइज 15-16 क्वेश्चन यही कंप्लीट हो जाते हैं। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की, जो कि हमारे ग्रामर का सेकंड पार्ट होता है। इसमें कुछ नहीं करना होता है आपको। अगर आपको रूल्स, यहाँ के ये सारे रूल्स पता है, ये सिर्फ आपका रटने वाला काम होता है। इडियम एंड फ्रेजेस, मुहावरे बोलते हैं जिसको हम, की हिंदी में भी आप मुहावरे और लोकोक्तियाँ पढ़ते होंगे, उसको इंग्लिश में इडियम एंड फ्रेज बोलते हैं। जैसे हिंदी में कुछ मुहावरे ऐसे होते हैं, फेमस बोलते हैं जिनको, जो कि एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं या रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बोले जाते हैं। सेम ऐसा होता है हमारे पास इंग्लिश में भी, इडियम एंड फ्रेजेस, ठीक है। तो मैंने पहले हिंदी के भी याद करती थी और इंग्लिश के भी मैंने उसी तरह से याद करने शुरू किए, जैसे हम रोज़मर्रा के हमारे शब्दों में जो इडियम एंड फ्रेज आते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसके लिए आप बोलते हो यार दीदी क्या करें, इंग्लिश के लिए क्या करें। इसके लिए कुछ नहीं करें, इसको रटें, सिर्फ पढ़ें और याद करें और उसको लिखें, इंग्लिश में भी लिखें, हिंदी में भी लिखें, ताकि आपको याद हो जाए कि अच्छा इसको इंग्लिश में ये बोलते, इसको हिंदी में ये बोलते, ठीक है। उसके बाद आता है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसको भी आपने सिर्फ रटना है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ये आपके हिंदी में भी आते हैं अनेकार्थी शब्द, ठीक है। वही है इंग्लिश में। कुछ जो मोस्ट होंगे वो आपको कहीं पे भी यूट्यूब चैनल पे या कहीं पे भी आप सर्च करोगे, या मैं कोशिश करूँगी कि मैं यूट्यूब पर आपके लिए इस चैनल पर वीडियोस डालती रहूँ। जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, तो जो इम्पॉर्टेंट है उसकी हम वीडियोस बनाते रहेंगे, आप उनको राइट डाउन करते रहना, याद करते रहना, ठीक है। वही एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। एग्ज़ामिनर क्या करते हैं, हमारे जो पेपर आते हैं कोई भी, प्रीवियस ईयर पेपर हमारे बार बार रिपीट होते रहते हैं। प्रीवियस ईयर में जो कोई क्वेश्चन आता है वो रिपीट होते रहते हैं। तो प्रीवियस ईयर में जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आए उनको आप लिखे, नोट डाउन कर लें कि ये आए हैं। और इनको आप हमेशा जो कुछ भी मैं आपको बता रही हूँ, इसके आप सबके अलग अलग टॉपिक बनाएं, उनके नोट्स बनाएं, उनके रूल्स लिखें, ठीक है। रूल्स सिर्फ आपके यहीं तक होंगे जो कि मैंने यहाँ से आपको बताया।
इसके बाद ये सारा काम आपका सिर्फ रट्टा मारने का है। आपने ऊपर का अगर आपको नहीं भी समझ आया है तो अगर आप इतना भी आप रट लें तो आप 16 में से कम 6, 7 या 8 नंबर आप आराम से वहाँ पे ले सकते हो, क्योंकि इस सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और ये ज़्यादा ऐसा भी नहीं होता कि इसके लिए आपको बहुत इंग्लिश बहुत ज़्यादा आनी चाहिए, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, सिनोनिम्स हो गया, समानार्थक शब्द। कोई एक वर्ड है उसके 4 एक जैसे शब्द जो उसके समानार्थिक शब्द है, हिंदी में आप इसको पर्यायवाची शब्द भी बोलते होंगे, ठीक है। तो जो इंग्लिश के वर्ड है उनके भी दोस्तों कुछ पर्यायवाची शब्द होते हैं, वो भी कुछ जैसे आपने हिंदी में देखा होगा कि चंद्रमा का आपको पर्यायवाची शब्द आ गया, सूरज का पर्यायवाची शब्द आ गया, जल का, नीर का, बादल का। उसी तरह कुछ स्पेसिफिक होते हैं जो इंग्लिश में भी सिनोनियम जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उनको भी आपने क्या करना है, सिर्फ लर्न कर लेना है, यानी कि रट्टा मार लेना है। अगर आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, लिख लेना और उसको लर्न कर लेना, साथ ही में उसके हिंदी में भी मीनिंग लिख लेना, ताकि आपको हमेशा के लिए याद रहे कि इसको हिंदी में ये बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका एंटोनियम्स। एंटोनियम्स को दोस्तों बोलते हैं विपरीतार्थक शब्द, यानी कि विलोम शब्द। हिंदी में भी हम विलोम शब्द, वो आपको हिंदी ग्रामर एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर करना ही पड़ेगा विलोम शब्द, और वही चीज़ आपको इंग्लिश के लिए भी प्रिपेयर करनी पड़ेगी कि विलोम शब्द जो कि इंग्लिश का शब्द होगा उसको आपने इंग्लिश में ही उसका एंटोनियम्स आपको याद करना है, ठीक है। उसके बाद आ गया आपका दोस्तों प्रीफिक्स एंड सफिक्स, उपसर्ग और प्रत्यय, ठीक है। ये होते हैं किसी शब्द में पहले लगता है वो प्रीफिक्स लगता है, एंड में लगता है वो सफिक्स लगता है। ये चीज़ आपको हिंदी में भी पढ़नी पड़ेगी एग्जाम के लिए, एचपीपी पुलिस के एग्जाम के लिए। उपसर्ग और प्रत्यय वहां से भी प्रश्न आएंगे और उपसर्ग और प्रत्यय यहाँ से भी प्रश्न आएंगे। तो लगभग आप दोनों को अगर तालमेल मिला के चलेंगे तो आपके लिए ये बहुत आसान हो जाएगा कि हमने किस चीज़ को कैसे करना है, ठीक है। अब आते हैं सिंबॉलिक वर्ड्स, यानी कि सांकेतिक शब्द। ये आपके लिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा और इम्पॉर्टेंट भी है बहुत ज़्यादा सिंबॉलिक वर्ड्स इसमें आते हैं, जैसे वर्ड्स डिनोटिंग कलेक्शन, ठीक है। कुछ ऐसे वर्ड जो कलेक्शन को बताते हैं, जैसे कि अंगूरों का गुच्छा। अब आपसे इंग्लिश वहीं पे शब्द आ जाएगा कि अंगूरों को मतलब अंगूरों के गुच्छे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो आप उसमें वहां पे कुछ और शब्द नहीं डाल सकते, क्योंकि इसके लिए अ बंच ऑफ ग्रेप्स ही है, ठीक है। कलेक्टिव नाउन्स बोल सकते हैं, मवेशियों का झुंड, अ ड्रोव ऑफ कैटल, ठीक है। तो इस बारे में ये देखिए गाइस, ये है सिंबॉलिक वर्ड्स। इस तरह के वर्ड्स है जिनको आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे चाबियों के गुच्छे को इंग्लिश में अ बंच ऑफ कीज बोलते हैं। आप इसके लिए कोई और शब्द यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इसको बोलते ही अ बंच ऑफ कीज है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे देखो आपको बहुत सारे दिए गए हैं जो कलेक्शन को बताते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें पार्ट 2 आ जाता है, सम टिपिकल साउंड ऑफ बीट्स एंड बर्ड्स। कीड़े मकोड़ों की साउंड क्या है, जैसे कि लॉइन की साउंड क्या है, रॉर करना, ठीक है। वैसे ही हर पक्षी, हर पशु, अब जैसे आपको यहाँ पे कैट्स की साउंड पूछेंगे तो आप म्यू या ये आपके पास ऑप्शन होगा तो आप उसको तभी टिक कर पाओगे, ठीक है। वैसे ही सभी इनकी साउंड्स वगैरह ये भी आपने नोट डाउन कर लेनी है। उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं व्हाट आर पीपल कॉल्ड एट। लोगों को कब कहाँ क्या कहा जाता है, जैसे कि एट अ लेक्चर और कंसर्ट ऑडियंस। जब हम किसी कॉन्सर्ट में होते हैं या किसी लेक्चर हॉल में बैठे होते हैं तो वहां जहां पे लोगों का झुंड होगा उसको ऑडियंस बोलेंगे, ठीक है। वैसे ही जब हम एक रॉयट में होते हैं तो वहां जो लोगों का झुंड होगा उसको मॉब को बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह के आपको किसी झुंड को कब कहाँ क्या कहा जाता है ये आपको पता होना चाहिए। इसके लिए आप खुद से नोट डाउन कर सकते हैं यूट्यूब से, या फिर वही बात हम इस चैनल को आगे बढ़ाएंगे तो हम यहाँ पे आपको ये सब कुछ डाल देंगे। तो ऐसा नहीं है, बहुत टफ नहीं है, इजी है सब कुछ। अब है यहाँ पे मूवमेंट ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स, कि कोई एनिमल उसकी साउंड को क्या बोलते हैं या उसके मोशन को क्या बोलते हैं, ठीक है। जैसे बर्ड का मोशन क्या है, फ्लाइज, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इनको कुछ नहीं करना है, आपने इनको रटना है, और ये ही रियल लाइफ में भी यही होता है। ऐसा तो है नहीं कि रियल लाइफ में कुछ और होगा,
ठीक है। अब आ गया प्लेसेस। बॉक्सिंग कहाँ होती है? रिंग में। बैडमिंटन कहाँ होता है? कोर्ट में। मनी मिंट। आयरन गुड्स स्मिती। पेपर मिल में। पेपर मतलब बनते कहाँ है? मिल में, ठीक है। अब जो रेसलिंग होती है, रेसलिंग होती कहाँ है? एरिना में। वैसे ही बॉक्सिंग होती कहाँ है? रिंग में। अगर आप बॉक्सिंग को एरिना कर दोगे या रेसलिंग के लिए रिंग डाल दोगे कि रेसलिंग तो रिंग में होती है, तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। फुटबॉल का क्या होता है? ग्राउंड होता है। रनिंग और रेस के लिए क्या होता है? ट्रैक या कर्स, ठीक है। वैसे ही ये सब कुछ। हॉकी के लिए ग्राउंड होता है, और जो क्रिकेट का ग्राउंड होता है उसको क्या बोलते हैं? पिच। टेनिस के ग्राउंड को बोलते हैं कोर्ट, ठीक है। शिप्स डॉकयार्ड, ठीक है। तो ये आपको मिलाने आने चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि किसको क्या कहते हैं। अब बात करते हैं, ये देखिए, प्लेसेस वेयर थिंग्स एंड एनिमल्स आर केप्ट, ठीक है। तो ये सब कुछ ना आपने रटने के लिए है, ये सिर्फ आपको, और ये आपको बुक में भी मिल जाएगा या कहीं पे भी। एज ब्लाइंड एज अ बैट, सम कॉमन प्लेस। ये कंपैरिजन होता है कि जैसा बाप वैसा बेटा, कई बार हम ताने देते हैं। ये तो ये सब कुछ इंग्लिश में भी है दोस्तों, आपने सिर्फ इसको याद करना है। ये आपको पेपर में एज इट इज ही आ जाते। कई बार आपको ऐसा आता है कि फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाता है, जैसे एज फर्म एज रॉक। एज रॉक आपको लिखा होगा, आपने आगे क्या डालना उसमें, तो वो 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपका ये होगा, अगर आपने ये सब कुछ याद किया होगा, ठीक है। कि एज हॉट एज फायर, कि इतना गर्म जैसे आग। तो ये सब कुछ अलग अलग टाइप्स के हैं। ये अगर आपने याद कर लिए, ये सिर्फ आपका याद करने के लिए है। तो ये आप जितना ज़्यादा याद करोगे उतना ज़्यादा आप एग्जाम के लिए उसको प्रिपेयर कर लोगे, ठीक है। फिर आता है आपका यंग वंस ऑफ एनिमल्स, कि बियर है उसके बच्चे को क्या बोलते हैं, कैट के बच्चे को क्या बोलते हैं, काऊ के बच्चे को क्या बोलते हैं, डॉग के बच्चे को क्या बोलते हैं, ठीक है। कब, किटन, काफ, पपी, डकलिंग, किड, ठीक है। तो ऐसे आपने बहुत सारे सभी एनिमल्स के बच्चों को भी लिख लेना है कि किसके बच्चों को क्या बोलते हैं। तो यही है गाइस, जो मैं आप लोगों को समझाना चाह रही हूँ कि इंग्लिश में ज़्यादा कुछ है नहीं, उसको ज़्यादा भूत मत बनाए। हर टॉपिक के अलग अलग नोट्स बनाए, क्योंकि मैंने भी ऐसे किया था और काफ़ी हद तक अच्छे वो रहते हैं इंग्लिश के। फिर फिल इन द ब्लैंक्स, जिनको कुछ भी नहीं आ रहा है ना, वो इन चीज़ों को एक बार ट्राई करें। आप खुद बोलोगे कि नहीं दीदी, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, कि नहीं थोड़ा अब ऐसा लगता है कि नहीं इंग्लिश ठीक है। साथ ही साथ आप वोकेबलरी पे भी ज़्यादा ध्यान दिया करें। वोकेबलरी आपकी इसी में हो जाएगी जब आप बहुत सारे शब्दों को पढ़ेंगे, उनके ऑपोजिट वर्ड पता करेंगे, समानार्थी शब्द पता करेंगे, ठीक है। और जो शब्द उनके बहुत ज़रूरी है, या हॉस्पिटल में किन किन शब्दों का प्रयोग होता है, हम स्कूल में जाते हैं, स्कूल में किन शब्दों का इंग्लिश में यूज़ होता है, हम किसी कोर्ट में जाते हैं, सरकारी दफ्तरों में जाते हैं, तो किस दफ्तर में किन किन शब्दों का इंग्लिश में प्रयोग होता है, वो आपको इसमें भी मिल जाएंगे, बुक में भी मिल जाएंगे, या फिर आप किसी भी यूट्यूब चैनल या फिर मेरे यूट्यूब चैनल पे, अगर मैं कोशिश करूँगी कि अगर मुझसे हुआ तो मैं पोस्ट कर दिया करूँगी कुछ नोट्स या कुछ भी आपके लिए जो आपके भी काम आए, ठीक है। तो आज की वीडियो यही थी, कि जिनको इंग्लिश अभी बिल्कुल भी नहीं आ रही है, बेसिक से शुरू कर रहे हैं हम, तो वो इन चीज़ों को ट्राई करें। आपका ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 महीना लग जाएगा इन चीज़ों को करने में, लेकिन जब आप इन चीज़ों को पूरा कर लोगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि नहीं, हम इंग्लिश को भी फोड़ सकते हैं। तो आज की वीडियो यही थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। तो इंग्लिश का आप यहाँ से स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर दे। इसके अलावा भी कोई आपका दिक्कत, क्वेरी, कुछ भी परेशानी है तो वो कमेंट बॉक्स में डाल दें। मैं कमेंट बॉक्स आपका ज़रूर चेक करूँगी, आपके कमेंट चेक करूँगी, और कोशिश करूँगी कि आपको जितनी मुझसे मदद हो सके मैं सबकी मदद करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।